अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन में पहला एसएलओ जो है इसमें दो टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने जानना है, स्पीशीज़ और स्पीशिएशन। लेकिन हम स्पीशीज़ और स्पीशिएशन पढ़ने से पहले जो है वो इन दो टर्मिनोलॉजी जो बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन में बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन है मतलब समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है ये दो लफ्ज़ों से मिल के बना हुआ है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी ज़मीन पर जो जानदारों की वैरायटी पाई जाती है, जो ज़मीन पर जानदारों की इक़साम पाई जाती हैं, इनका नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनती है वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन प्लैनेट अर्थ, या फिर वेराइटी ऑफ या टाइप्स ऑफ या फिर काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन प्लैनेट अर्थ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद दूसरी टर्म है क्लासिफिकेशन। हम जानदार जो हैं वो ज़मीन पर फैले हुए हैं, जानदारों की ज़मीन पर बहुत ज़्यादा इक़साम पाई जाती हैं। हर जानदार हो अलहदा अलहदा स्टडी करना बहुत मुश्किल है, तो हर जानदार हो स्टडी करने के लिए हमने मुख्तलिफ जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, और हर ग्रुप का एक जानदार जो है सरबराह है। अगर हम उस सरबराही प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लें तो उस क्लास में जितने भी जानदार पाए जाते हैं वो प्रॉपर्टीज वो खसूसियात उन तमाम जानदारों में पाई जाती हैं। तो हमने जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो डिवाइड करने का अमल है उसे नाम दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। ग्रुप्स एंड subgroups of living organism on the basis of similarities and differences। हम जानदारों के दरमियान में पाए जाने वाले इख्तलाफात और मुशाबियत की बुनियाद पर जानदारों को एक ग्रुप या फिर मुख्तलिफ ग्रुप में प्लेस करते हैं। इस अमल का नाम है क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे चैप्टर है जो है वो सरसरी सा इंट्रोडक्शन है। हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जानदारों के बारे में जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी पढ़नी है, और उस वैरायटी में जो खसूसियात पाई जाती हैं उन खसूसियात की बुनियाद पर उन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब जानदार जो है वो ज़मीन पर आलमोस्ट 2 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। 2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख आ रहा है तो 2 मिलियन में 20 लाख। इस टाइम ज़मीन पर 20 लाख स्पीशीज जो हैं वो नाउन है, आइडेंटिफाइड हैं, और साइंसदान जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, उनका एक एस्टीमेट है कि अभी हमने जो प्लैनेट अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये हमारी जो प्लैनेट अर्थ पर पाए जाने वाले जानदारों में हमने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में जानदार अभी आइडेंटिफाई किए हैं। अभी बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जिन्हें अभी हमने आइडेंटिफाई किया ही नहीं है। तो बहरहाल 2 मिलियन स्पीशीज में से 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जानवरों की इक़साम पाई जाती हैं। इसके अलावा 0.5 मिलियन प्लांट्स पाए जाते हैं। अब आपका पहला एसएलओ है डिस्कस द टर्म ऑफ स्पीशीज एंड स्पीशिएशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो हमने चैप्टर है इंट्रोडक्शन पढ़ा है, चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। अब पहला एसएलओ है कि आपने 2 टर्म दी हैं, उसने है इन टर्मिनोलॉजी हो डिस्कस करो, इसे इलेबोरेट करो। पहली टर्म है स्पीशीज। स्पीशीज जानदारों का ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड करे, यानी जिनसी तौलीद करे, और जिनसी तौलीद है रिजल्ट में
जो है नए जानदार पैदा करे और वो जानदार भी जो है जिनसी तौलीद ही सलाहियत रखते हों, तो ऐसे जानदारों का ग्रुप जो होता है स्पीशीज कहलाता है। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली। इंटरब्रीड मतलब जिनसी तौलीद, यानी जानदारों का ऐसा ग्रुप जो जिनसी तौलीद करे एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और नए जानदार पैदा करे वो भी जिनसी तौलीद करने की सलाहियत रखते हों, आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज, लेकिन वो किसी और ग्रुप के साथ जिनसी तौलीद ना करें। फॉर एग्जाम्पल बफलो ही स्पीशीज है, भैंस ही स्पीशीज है, भैंस और भैंसा आपस में जिनसी तौलीद हारे नए बच्चे पैदा करें। भैंस भी जो है वो डॉक्सी या हॉर्स के साथ मिले ना बच्चे पैदा करना शुरू करे। बफलो ही स्पीशीज अलहदा है, डॉक्सी स्पीशीज अलहदा है, हॉर्स स्पीशीज अलहदा है। इसमें स्पीशीज ही एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग एंड राइट्स एटसेट्रा। आप ढेरों एग्जाम्पल्स दें तो इसमें आ जाती हैं। तो बहरहाल जानदारों का ऐसा ग्रुप जो इंटरब्रीड हर है, जानदार पैदा करे और वो भी फर्टाइल हों। ये बोर्ड है पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन स्पीशीज, ये हर लेवल पे आता है, हर दूसरे से तीसरे साल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होता है और हर लेवल पे आता है। 9 स्टैंडर्ड पे और 11 स्टैंडर्ड पे ये आता है। इसके बाद है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन वो अमल है जिसमें नई स्पीशीज बनती हैं। अब नई स्पीशीज कैसे बनती हैं, मिसाल देता हूँ, ये प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पर कोई जानदारों का ग्रुप रह रहा है। बाज दफा होता है जलजला आता है, सैलाब आ जाता है, कोई ऐसी आफत आ जाती है नेचुरल, जिसकी वजह से ये जो है दरमियान से आधे जानदार इधर रह जाते हैं, आधे जानदार उधर रह जाते हैं। दरमियान से सैलाब गुजरा, वहां पे दरिया बन गया या फिर नहर बन गई, अब इधर है जानदार इधर रहे, इधर है जानदार इधर रहे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ इधर वालों में अलहदा चेंजेस आ जाए, इधर वालों में अलहदा चेंजेस आ जाए। अब ये 2 स्पीशीज बन है, हालांकि ये पहले एक ही स्पीशीज थी, एक ही जानदारों का ग्रुप था, लेकिन दरमियान में किसी बैरियर है आने की वजह से ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुई। अब इस हिस्से में जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इन जानदारों में, वो इन जानदारों में नहीं पाई जाती। आप तजर्बे के तौर पर इन जानदारों को उठाएं, इनके साथ मिक्स करें, इंटरब्रीड ही नहीं करते। क्यों? विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अंदर जो है वो मैकेनिज्म और डेवलप हो है। इधर वाले एरिया का जो क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट है, वो चेंज हुआ इधर वालों से। इन्होंने इधर जो है वो नई तब्दीलियां पैदा कर ली, नई अडेप्टेशन अपने अंदर ले आए। अब इनके अंदर जो अडेप्टेशन है वो इनमें नहीं है। जब दोनों आइसोलेटेड हो है, अब ये जो है वो इंटरब्रीड नहीं करते। जब वो इंटरब्रीड नहीं करते तो हम उन्हें अलहदा स्पीशीज देने है, दर्जा देने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है उसमें इस बात पे जोर दिया जाता है ये जिनसी तौलीद करें, इंटरब्रीड करें और प्रोड्यूस करें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये स्पीशीज ही जो डेफिनेशन है ये कभी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई नहीं होती, क्यों है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इंटरब्रीड नहीं करते। इसी वजह से हम इसे यूनिसेलुलर लेवल पे स्पीशीज डेफिनेशन हो अप्लाई ही नहीं करते। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप स्पीशीज की जो डेफिनेशन है ये यूनिसेलुलर लेवल पे क्यों नहीं अप्लाई करते, तो इसकी वजह ये है कि ये अप्लाई हो ही नहीं सकती, क्यों है यूनिसेलुलर जानदार इंटरब्रीड करते ही नहीं है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, वो ज़्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जो जानदार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे
एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में एक जानदार इन्वॉल्व होता है, जब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जानदार इन्वॉल्व होते हैं। दो जानदार जो हैं वो जिनसी तलीद करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनसी तलीद करते ही नहीं है, इसमें पेरेंट ये होता है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो लिहाजा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऊपर ये डेफिनेशन अप्लाई होती नहीं है। स्पीशिएशन ही डेफिनेशन, प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज अराइज, वो अमल जिसके अंदर नई स्पीशीज बने, नई स्पीशीज इवॉल्व हो, नई स्पीशीज पैदा हो, उस अमल का नाम है स्पीशिएशन। इसमें एग्जाम्पल जो है वो काफी सारी हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। दरअसल ये असल में वो प्रोसेस हैं जिनके जरिए से नई स्पीशीज बनती है। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन में जियोग्राफिकल बैरियर आता है। जैसे पहले बताया, ये प्लैनेट अर्थ है, दरमियान में जलजला आया, ये जमीन जो है आधी इधर चली ही आधी इधर चली ही, दरमियान से किसी वजह से बैरियर बन गया, इधर है जानदार इधर नहीं आते, इधर है जानदार इधर नहीं आते। तो अब ये बैरियर ही वजह से दो स्पीशीज बन गई, हालांकि पहले ये सेम स्पीशीज थी। जियोग्राफिकल बैरियर ही वजह से ये नई स्पीशीज बन गई। अब जो जियोग्राफिकल बैरियर ही वजह से बने उन्हें हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। दूसरे नंबर पे आ जाती है सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। जब किसी जानदार है डीएनए में चेंज आ जाती है, जेनेटिक्स में चेंज आ जाती है, उस जेनेटिक्स में चेंज आने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म का नीश बदल जाए। अब नीश क्या है? जानदार हा इस इकोसिस्टम है अंदर तो स्पेशल रोल है, वो जानदार वो स्पीशीज उस इकोसिस्टम है अंदर जो है वो कोई अहम किरदार अदा करने आई है। जब उसके डीएनए में तब्दीली आ जाती है, उसके किरदार में भी तब्दीली आ जाती है। अब वो जो रोल प्ले करने आया था यहाँ पे, अब उसका वो रोल चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक्स यानी डीएनए। तो ये दो एग्जाम्पल जो हैं ये स्पेशिएशन ही हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, यहाँ फिर डिफरेंस पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीशीज एंड स्पेशिएशन। यहाँ पे पहला एसएलओ जो है वो कवर हो जाता है। नंबर 2 एसएलओ जो है वो है डिस्क्राइब द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप क्लास 9th में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ आए हैं। इससे पहले 2 पढ़ा, फिर 3 पढ़ा, एडवांसमेंट आई 5 पढ़ा। अब 2 और 3 आपको आता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है साथ जो है वो छेड़छाड़ करें है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उस पे अप्लाई होता है 3 डोमेन। अब उन 5 किंगडम से ऊपर एक लेवल बनाया डोमेन। इससे पहले कार्लस लिनियस ने जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उसने 7 टैक्सोनॉमी रैंक दिए थे, उसने 7 दर्जे दिए थे क्लासिफिकेशन में, जिसमें सबसे बड़ा दर्जा था किंगडम। अब जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा किंगडम है ऊपर डोमेन भी बनाओ, यानी 8वां लेवल भी बनाओ। तो उस डोमेन में 3 डोमेन्स बनाई हैं। इसमें हम पहले पढ़े हैं फाइलोजेनी, यानी जब ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, एवोल्यूशन होती है, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनी, फिर उसमें स्पीशिएशन हुई, तीसरी बनी, चौथी बनी, 5वीं बनी। तो अब जैसे जैसे स्पीशिएशन होती जा रही है, नई स्पीशीज बनती जा रही हैं, तो अब जो बाद में बनने वाली है वो पहले से ही बनी है, यानी पहले उसके अबाओ अजदाद मौजूद हैं, उसका सिजरा नस्ब चल रहा है, उस अपने अबाओ अजदाद में से ही वो अलहदा हुई है। चाहे वो बैरियर जोग्राफिकल बैरियर ही वजह से आई है, वो चाहे डीएनए में चेंज आने की वजह से हुई है, लेकिन
बनी तो वो अपने से पुरानी स्पीशीज से ही है ना, तो उसमें दरमियान में राबता तो है। अब ये तो नहीं है चिड़िया से जो है वो डायरेक्ट बंदर बन जाए, चिड़िया और चीज है, बंदर और चीज है। या आप ये तो नहीं कह सकते हैं भाई चिड़िया से जो है वो अचानक भैंस बन जाए। चिड़िया अलहदा स्पीशीज है, भैंस अलहदा स्पीशीज है। चिड़िया से हाँ, अब आप ये कह सकते हैं चिड़िया और कबूतर यानी स्पैरो और पिजन के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशन है, वो भी चिड़िया जैसा ही है, वो भी आपस में दोनों मिलते हैं, बस किसी बैरियर की वजह से एडवांसमेंट आई, वो नई स्पीशीज में कन्वर्ट हुए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते बंदर या भैंस जो है वो चिड़िया से बनी है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो फाइलोजेनी जो है द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के दरमियान में जो एवोल्यूशन हुई है उसका जो राबता है, वो जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताता है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम बताता है। दरअसल यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम आए जो मॉर्फोलॉजी पे बेस करते थे, यानी इस जानदार की शेप इस जानदार से मिलती है, सेम ग्रुप में प्लेस कर दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता एनाटॉमी को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया, आपने मॉर्फोलॉजी के साथ जानदार ही एनाटॉमी भी स्टडी करनी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मजीद रिसर्च होती रही और आहिस्ता आहिस्ता अब जो मौजूदा है वो फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टडी किया जाता है। इसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी हम उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए लेवल पे जाके स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स स्टडी करते हैं, उसके बाद जाके हम जो है वो उन्हें क्लासीफाई करते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो है वो कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, कोई अच्छी बेस नहीं है जिस पे हम जानदारों को डिवाइड करें। तो फाइलोजेनी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज फाइलोजेनी। अब ये सारे जानदार बने किसी एक जानदार से ही हैं, तो हम जो जिस एक जानदार से ये बने हैं उसे बेस पे रखते हैं, उससे जो नई चीजें बनती हैं उसे हम जब डायाग्रामेटिकली शो करते हैं, किसी तस्वीर ही मदद से शो करते हैं। जो जब आप किसी के सामने वो तस्वीर जाती है आप देख लेते हैं इस जानदार से ये जानदार बना, इस जानदार से ये जानदार बने, इस स्पीशीज से ये स्पीशीज बने, इस स्पीशीज से ये स्पीशीज बने। तो वो जो डायाग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो जो है वो उसे नाम दे देते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री या एवोल्यूशनरी ट्री। अब द डायाग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइलोजेनी या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज फाइलोजेनेटिक ट्री और एवोल्यूशनरी ट्री। अब यहाँ पर बेस में कॉमन एंसेस्टर पाया जाता है। अब हम मानते हैं जानदार तीन तरह हैं, आर्चिया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। अब हमारा ये अंदाजा था कि सबसे पहले आर्चिया पैदा हुए थे, उनसे बैक्टीरिया पैदा हुए, उनसे फिर यूकैरिया पैदा हुए और यूकैरिया में एडवांसमेंट आते आते मैमल्स पैदा हुए। लेकिन जब एडवांस मॉलिक्यूलर स्टडी हुई, एडवांस रिसर्च हुई, तो हमें पता चला कि आर्चिया और बैक्टीरिया एक दूसरे से नहीं बने, पहले आर्चिया से बैक्टीरिया बने यही अंदाजा था। लेकिन अब हमें पता चला कि कोई एक ऐसा जानदार है जिससे इंडिपेंडेंट आर्चिया बन गया और इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया बन गया। आर्चिया जो है वो बैक्टीरिया है, बाओजदाद नहीं है, बल्कि कोई और बाओजदाद है जिनमें तब्दीलियां ऐसी आई है, एक तब्दीली से आर्चिया बन गया, दूसरी तब्दीली से बैक्टीरिया बन गया। अब ये कॉमन एंसेस्टर है, इससे ये बैक्टीरिया बन गया, ये आर्चिया बन गया, एक दूसरे से नहीं बने बल्कि इंडिपेंडेंट बने।
फिर आर्चिया में तब्दीलियां आती रही, यूथेरिया बना। लेकिन इससे पहले तो हम ये समझते थे आर्चिया से बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया से यूथेरिया बना। नहीं, आर्चिया अलहदा बना, बैक्टीरिया अलहदा बना। आर्चिया में तब्दीलियां आते आते यूथेरिया बन गया। तो इस तरह जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इसे हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। तो अब वो आपको यहाँ पे एसएलओ बेस ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो आप हमें यूथेरिया की एवोल्यूशन बताएं विद द हेल्प ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। तो आपने ये फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है और बताना है आर्चिया ऐसे पैदा हुआ, बैक्टीरिया ऐसे पैदा हुआ, आर्चिया में एडवांसमेंट आई और उससे जो है वो यूथेरिया बना। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है आपको वो कोई से 2-3 जानदार दे देता है। वो कहता है जी ए जानदार पहले था, बी जानदार उससे बाद आया, सी जानदार उससे बाद आया, और जो डी जानदार है वो किसी से नहीं बना, वो बल्कि इंडिपेंडेंट बना है। तो आपने कॉमन इंसेस्टर लिया, डी को इंडिपेंडेंट बना लिया, ए को पहले बना लिया, बी बाद में, सी एंड पे। इसका मतलब है आपको समझ आ ही फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने ही ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ही बेस पे बनाया जाता है। अब 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में रॉबर्ट वटेकर आते हैं, एक साइंटिस्ट जो हैं रॉबर्ट वटेकर ने 5 किंगडम बनाए जिसमें पहले नंबर पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, ये 5 किंगडम बनाए जिसमें पहला जो है मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये जानदार प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। बाकी जो 4 किंगडम है प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, ये चारों है चारों जो है वो यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने हैं। अब सवाल पैदा होता है ये व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं, जब है यूकैरियोट्स में दोनों चीजें मौजूद होती हैं, न्यूक्लियस भी प्रॉपर मौजूद होता है, मुनासिब न्यूक्लियस मौजूद होता है और ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, नॉट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो हैं ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती हैं, जब है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं। तो ये चारों में जो है वो यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब 1977 में कार्ल वूज ने डोमेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, डोमेन लेवल हो इंट्रोड्यूस करवाया। ये ग्रेड 9 ही लाइन है, वहाँ पे 1977 में उसने कार्ल वूज ने एक डोमेन जो है वो लेवल इंट्रोड्यूस करवाया। 1977 में इसने डोमेन लेवल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। 1990 में जाके इसने कहा जो मोनेरा किंगडम है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ये दरअसल प्रोकैरियोटिक भी सेम नहीं है। आपने प्रोकैरियोट्स में सारे प्रोकैरियोटिक सेल वाले जानदार प्लेस कर दिए हैं, हालांकि इन जानदारों में भी डिफरेंस है, इन जानदारों में भी डिफरेंस है। आपने आर्चिया उठाया वो भी प्रोकैरियोट है, ठीक है, आर्चिया प्रोकैरियोट है, आपने मोनेरा में रख दिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, आपने मोनेरा में रख दिया। हालांकि आर्चिया और बैक्टीरिया में भी डिफरेंस है, लिहाजा हैं दोनों प्रोकैरियोट, सिमिलैरिटी मौजूद है, लेकिन इनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लिहाजा इन्हें अलग-अलग डोमेन करो। रहे ये प्रोकैरियोटिक किंगडम में मोनेरा में ही रहें, लेकिन ऊपर से डोमेन अलग-अलग करो। तो पहले 2 डोमेन्स बनती थी, प्रोकैरियोट और
यूकैरियोट। लेकिन जब इसने प्रोकैरियोट्स वालों को भी, मुनैरा वालों को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया, जब इसने डोमेन टर्म इंट्रोड्यूस करवाई 1977 में, तो 1990 में इसने इस प्रोकैरियोट्स को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, आर्चिया और बैक्टीरिया। तो पहले जो दो डोमेन थी, अब इसने तीन डोमेन बना दी, डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। अब आर्चिया और बैक्टीरिया जो हैं दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन एवोल्यूशन में, हर एवोल्यूशनरी ट्री में जाएं तो आपको पता चलेगा ये दोनों इंडिपेंडेंटली आजादाना सेम एंसेस्टर से, सेम माँ बाप से पैदा हुए हैं, लेकिन अलग अलग पैदा हुए हैं। आर्चिया से बैक्टीरिया नहीं बना या बैक्टीरिया से आर्चिया नहीं बना, बल्कि वालदैन सेम है, उनसे आहे दो नस्लें चल पड़ी हैं, आर्चिया और बैक्टीरिया। तो मॉलिक्यूलर एविडेंसेस ने भी ये बता दिया कि जो आर्चिया हैं वो बैक्टीरिया से कम मुशाबियत रखते हैं, ज्यादा मुशाबियत तो ये यूकैरियोट से रखते हैं, ज्यादा तो ये यूकैरियोट से मिलते हैं। हालांकि दोनों में प्रोकैरियोट सेल पाया जाता है, आर्चिया में भी और बैक्टीरिया में भी, तो ज्यादा रिजेम्बलेंस इन दोनों में होनी चाहिए थी, लेकिन आर्चिया जो है वो यूकैरिया से मिल रही है। इसका मतलब है बैक्टीरिया बना जरूर है, अलहदा बना है, आर्चिया से फिर यूकैरिया बना हुआ है। यही एवोल्यूशनरी ट्री भी हमें बता रहा है। तो ये एमसीक्यू है, आर्चिया जो है ये किससे ज्यादा मिलता है, यूकैरिया से मिलता है, लेकिन एंसेस्टर कॉमन है, आर्चिया बैक्टीरिया यूकैरिया, माँ बाप सेम है, अबाओ अजदाद सेम है। अब डोमेन आर्चिया जो है वो दूसरे एसएलओ में उसने है डिस्क्राइब द थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो तीन डोमेन हैं उन्हीं करैक्टरिस्टिक भी डिस्क्राइब करो। डोमेन आर्चिया में कैसे जानदार पाए जाते हैं, डोमेन आर्चिया में किंगडम मुनैरा मौजूद है, डोमेन आर्चिया है अंदर किंगडम मुनैरा मौजूद है। डोमेन बैक्टीरिया है नीचे भी किंगडम मुनैरा ही मौजूद है, यानी किंगडम में कोई चेंज नहीं आई, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट वटेकर वाला ही चल रहा है, मुनैरा ही है, उसमें प्रोकैरियोटिक जानदार पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर जानदार पाए जाते हैं, लेकिन ऊपर से डोमेन अलग-अलग कर दी, किंगडम दोनों में सेम है। इंक्लूडेड इन किंगडम मुनैरा आर्चिया डोमेन है, नीचे भी किंगडम मुनैरा ही मौजूद है। ये जो आर्चिया का लफ्ज है ये यूनानी जबान ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, वो है आर्चियोज। आर्चियोज का मतलब होता है एनशियंट, पुराने, सबसे पुराने, तादीमी जानदार। तो सबसे पुराने जो प्लैनेट अर्थ पे पाए जाते हैं वो आर्चिया पाए जाते हैं। अब आर्चिया सेम एंसेस्टर से बने, लेकिन थोड़े अरसे बाद बैक्टीरिया भी बने। प्रोकैरियोट डाइवर्ज फ्रॉम बैक्टीरिया, दोनों है अंदर बैक्टीरिया और आर्चिया है अंदर सेल प्रोकैरियोट हैं, लेकिन डाइवर्ज हुए हैं, अलग-अलग हुए हैं, इंडिपेंडेंट आजादाना अलग-अलग हुए हैं। डाइवर्ज फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से अलग हुए हैं। आर्चिया है अंदर ग्रुप बैक्टीरिया जो पहले थी, यानी जब डोमेन सिस्टम मौजूद नहीं था तो आर्चिया हो भी बैक्टीरिया वाली डोमेन है अंदर ही रखा। डोमेन आर्चिया बाद में अलहदा हुई जब मॉलिक्यूलर एविडेंसेस हमें मिले। इससे तो पहले हम आर्चिया और बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट मानते थे, अब भी हम प्रोकैरियोट ही मानते हैं, लेकिन अब हमें मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, मॉलिक्यूलर सबूत से पता चला कि ये दोनों डिफरेंट हैं प्रोकैरियोट लेकिन डिफरेंट हैं। तो अब हमने डोमेन अलग-अलग की है, लेकिन पहले हम आर्चिया हो भी बैक्टीरिया है साथ रखते थे और हम इन्हें नाम देते थे आर्चियो बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो आर्चिया वाली प्रॉपर्टीज रखते हैं। अब ये जो आर्चिया है अंदर
एंशियंट बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पुराने बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनका डायामीटर है 0.1 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर। एमसीक्यू पॉसिबल एमसीक्यू है, बोर्ड है पॉइंट ऑफ व्यू से है। आर्चिया का जो डायामीटर है बताएं 0.1 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर। अब ये आर्चिया में यूनिसेलुलर जानदार आपस में मिल है, मल्टी सेलुलर जानदार नहीं बनाते। इन्हें दरमियान हुई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती जिस तरह मल्टी सेलुलर जानदारों में पाई जाती है। इनमें यूनिसेलुलर जानदार आपस में मिलते हैं, लेकिन इन्हें तमाम फंक्शन एक दूसरे सेल से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारा हर सेल एक दूसरे सेल के लिहाज से जो है वो डिपेंडेंट है, लेकिन इनमें इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपस में जो एग्रीगेशन होती है, यूनिसेलुलर जानदार जो है वो काफ़ी सारे आपस में मिल जाते हैं। तो अब वो मिल है एक फिलामेंट बनाते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं। उस लंबी चेन ही जो लेंथ है वो 200 माइक्रोमीटर या इससे ज़्यादा पॉसिबल है, हो सकती है। अप टू 200 माइक्रोमीटर लेंथ जो है उस फिलामेंट ही होती है। लेकिन उस फिलामेंट में जितने भी आर्चिया रेंज हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इसी वजह से हम उसे कॉलोनी या फिलामेंट नाम देते हैं, मल्टी सेलुलर जानदार का नाम उसे नहीं देते। वो डिपेंडेंट ही नहीं है एक दूसरे पे, इन्हें सारी नहीं करते, उनका मेटाबॉलिज्म एक दूसरे सेल से अलहदा है। इसके बाद शेप्स में आर्चिया ही शेप जो है, शक्ल जो है वो स्फेरिकल भी होती है, लोब शेप भी होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप भी होते हैं और स्पाइरल शेप भी होते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना ज्यादा पसंद करते हैं। यूनिसेलुलर जानदार आर्चिया और बैक्टीरिया है अंदर है जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करना ज्यादा अहम समझते हैं। ज्यादा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। उसमें जो मेथड बाइनरी फिशन है वो ज्यादा पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन ज्यादा पाया जाता है, बडिंग ज्यादा पाया जाता है। व्हाट इज बाइनरी फिशन? एक जानदार है, दरमियान से दो हिस्सों में टूट गया, दो हिस्सों का मतलब बाई फिशन टूटना, बाइनरी फिशन का मतलब एक जानदार था, दरमियान से दब है, कट हुआ, अलहदा हुआ, बाइनरी फिशन हुई, सिंपल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है अब भी सेल ने टूटना है, टुकड़े बनने हैं, पीस बनने हैं, फ्रेगमेंट्स बनने हैं, लेकिन अब दो नहीं बनने, दो से ज्यादा बनने हैं। बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन में यही डिफरेंस है। बाइनरी फिशन में जब भी सेल टूटता है दो हिस्सों में टूटता है, फ्रेगमेंटेशन में जब भी टूटे है ज्यादा हिस्सों में टूटे है, 8 से 9 हिस्सों में टूटे है। आपकी बुक में नहीं बताया हुआ, ये 9th स्टैंडर्ड वाली बुक में बताया हुआ था ओल्ड सिलेबस में। तो जब भी फ्रेगमेंटेशन होती है जानदार जो है वो ज्यादा हिस्सों में टूटता है, उसमें तादाद बताई हुई थी 8 से 9 हिस्सों में टूटता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बडिंग बड होता है आउट ग्रोथ बन जाना, ये जानदार है, इसके जिस्म पे ये अलहदा एक आउट ग्रोथ बनी है, बाहर निकली हुई है, थोड़े अरसे के बाद ये आउट ग्रोथ यहाँ से टूटती है, अलहदा हो जाती है, अलहदा है नया जानदार बना देती है। इस अमल का नाम है बडिंग। तो ये 3 मेथड हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा अहम है, और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जानदार एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो प्रेफर करते हैं। अब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो प्रेफर करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होती। बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, उसमें भी हम एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉपर जो है उसमें जिस तरह जीन ट्रांसफर होते हैं या प्रॉपर जो है एक जिनसी तौलीद का अमल होता है मेल और फीमेल के दरमियान में, इस तरह
प्रॉपर जो है वो नहीं होती। उसके अलावा इसमें माइटोसिस और मियोसिस नहीं होती। इसमें सेल जो है वो सिंपली डिवाइड होता है, दो हिस्सों में टूट जाता है। त्यों है इनमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनता। आप स्टैंडर्ड 9 में आप पढ़ आए हैं, वहां पे माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर बनता है जिसके ऊपर क्रोमोसोम अरेंज होते हैं और फिर एनाफेज में वो टूटते हैं, यानी इनमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हम इस डिवीजन हो माइटोसिस है या मियोसिस है नाम नहीं देते। हम सिंपली कह देते हैं सेल डिवाइड हुआ दो हिस्सों में, उस सेल डिवीजन का नाम है बाइनरी फिशन। माइटोसिस नहीं देते क्यों है इनमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती। अब हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये जो आर्चिया है हमने इसे बैक्टीरिया से अलहदा कर लिया है, ये कैसे यूनिक है, ये कैसे एक दूसरे से अलहदा है। अगर वो आपको एसएलओ बेस ये पूछ ले बताएं आपने जो डोमेन आर्चिया अलहदा कर ली बैक्टीरिया से, हालांकि दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल था, साबित हरे है आर्चिया बैक्टीरिया से भी डिफरेंट है, यूकैरिया से भी डिफरेंट है। और बताएं तो यूकैरिया आर्चिया से बना है, तो आर्चिया और यूकैरिया के अंदर कौन सी सिमिलैरिटीज हैं, तो इसे साबित करें, जस्टिफाई करें। ये जो जस्टिफाई है लफ्ज है, इसमें फिर आपने सबूत देने हैं। पहला सबूत है सेल मेम्ब्रेन। अब आर्चिया ही जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है अंदर आपको पता है, आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर लिपिड्स भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स पाए जाते हैं, उन लिपिड्स के अंदर आपको पता हुआ सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफिलिक हेड में ऊपर जो है वो फास्फोरिक एसिड आ जाता है, ग्लिसरॉल आ जाता है, फास्फोरिक एसिड ग्लिसरॉल, नीचे टेल आती है, हाइड्रोफोबिक टेल आती है, फैटी एसिड ही टेल आती है। तो ये जो दो ऊपर फास्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल हैं, ये हाइड्रोफिलिक हेड बनाते हैं, नीचे जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, यानी यहाँ पे आप ये समझें यहाँ पर ऊपर फास्फोरिक एसिड मौजूद है, यहाँ पर ग्लिसरॉल मौजूद है, ये जो है ये फैटी एसिड ही टेल है, फैटी एसिड टेल और ग्लिसरॉल है, दरमियान में यहाँ पर एक बांड पाया जाता है, एक लिंकेज पाई जाती है जिसका नाम है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज से मुराद इधर ग्लिसरॉल अटैच है, इधर फैटी एसिड टेल मौजूद है, दरमियान में सी बांड ओ को हम नाम देते हैं ईथर लिंकेज। तो ये ईथर लिंकेज पाई जाती है आर्चिया ही सेल मेम्ब्रेन में, ईथर लिंकेज पाई जाती है। इसके बाद ये जो टेल होती है ये ब्रांच्ड होती है, ये ब्रांच्ड टेल और ईथर लिंकेज ही वजह से ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर जाता है। अब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, हॉट वाटर में, ये हर जगह सरवाइव कर जाता है। यही वजह है कि जमीन पे सबसे पहले पाए जाने वाले कदीम जानदार यही हैं, आर्चिया हैं। त्यों है जब बिग बैंग थ्योरी हुई उस दौरान सूरज टूटा, सूरज से हिस्से टूटे, आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हुए, जैसे जैसे ठंडे हुए एक्सट्रीम लेवल 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आर्चिया सरवाइव कर जाता है। तो इसका मतलब है लाइफ को पॉसिबल बनाने वाला जानदार जो है वो सबसे पहले आर्चिया है। अब आर्चिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है अंदर जो है वो सरवाइव कर जाता है। इसकी वजह क्या है, एक तो इसमें ईथर लिंकेज पाई जाती है, पहली वजह। दूसरी वजह इसमें ब्रांच्ड फैटी एसिड टेल पाई जाती है, ये दो वजह हैं सेल मेम्ब्रेन में।
जिन्हीं वजह से ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर जाता है। जब है बैक्टीरिया और यूकेरिया में ईथर लिंकेज ही बजाय एस्टर लिंकेज पाई जाती है, एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, स्टेरिफिकेशन होती है। उसी तरह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है दरमियान में सी बॉन्ड ओ ही बजाय अब जो है वो ओ बॉन्ड सी और यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पे और जो है वो ग्रुप अटैच होता है। तो ये वाला जो एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और इसके बाद जो दूसरी नंबर पे तब्दीली आती है अनब्रांच्ड फैटी एसिड टेल। ये दो तब्दीलियां आ जाती हैं बैक्टीरिया और यूकेरिया में। अब हमने कहा था कि यूकेरिया और आर्चिया जो हैं ये दोनों आपस में मुशाबियत रखते हैं, आगे चले हम मुशाबियत भी पढ़ते हैं, सिमिलैरिटीज भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्चिया डिफरेंट हो गया बैक्टीरिया से भी और यूकेरिया से भी। इसका मतलब है आर्चिया प्रोकैरियोट है लेकिन उसकी कोई अपनी भी आइडेंटिफिकेशन मौजूद है, उसमें भी कोई अलग प्रॉपर्टी मौजूद है, इस वजह से ये यूनिक है। नंबर 2 पे सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन में आर्चिया में जो है वो सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होती है। अब सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, उसकी सेल वॉल जो है प्लांट की वो सेलुलोज ही बनी हुई है। बैक्टीरिया ही सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन ही बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या चीज है? इसमें शुगर और अमाइनो एसिड यानी है पॉलीपेप्टाइड और शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिल है जो है वो ये पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये दोनों से डिफरेंट हो ही प्लांट ही सेल वॉल जो है वो सेलुलोज ही बनी हुई है, जब है बैक्टीरिया ही सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन ही बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम म्यूरीन है, म्यूरीन। तो म्यूरीन से बनी हुई है बैक्टीरिया ही। तो अब फिर सेल वॉल ऑफ आर्चिया इस चीज ही बनी हुई है। सेल वॉल ऑफ आर्चिया जो है वो पॉलीसैकेराइड से बनी हुई है। एमसीक्यू है। इसका मतलब है ये तो उन दोनों से डिफरेंट हुई, तो ये यूनिक नेचर हुई। अब ये डिफरेंट है, यही वजह है ये बैक्टीरिया और आर्चिया जो है वो इंडिपेंडेंट इवॉल्व हुए थे। सम बैक्टीरिया है अंदर सीडो पेप्टाइडोग्लाइकन पाई जाती है। अब असल पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल बैक्टीरिया ही सेल वॉल में पाए जाते हैं। ये जो सीडो पेप्टाइडोग्लाइकन है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलती हैं, लेकिन ये असल पेप्टाइडोग्लाइकन ही डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। सीडो पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद है, लेकिन ये सीडो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है सम आर्चिया है अंदर पाए जाते हैं, कुछ आर्चिया है अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया है अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन पाई जाती है। एमसीक्यू है। प्लांट है अंदर सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। फंजाई है अंदर सेल वॉल काइटिन ही बनी हुई है। और ये 4-5 एमसीक्यू बनते हैं बोर्ड है पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब है आर्चिया जो है वो सेल मेम्ब्रेन है लेवल पे नहीं, बल्कि सेल लेवल है, सेल वॉल है लेवल पे भी डिफरेंट है बैक्टीरिया और प्लांट और अदर जो ऑर्गेनिज्म है उनसे। तीसरे नंबर पे आ जाती है जेनेटिक डिफरेंसेस। जब आपने मॉलिक्यूलर स्टडी की, डीएनए लेवल पे जाके स्टडी की, तो पता चला डीएनए में भी जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं ये डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू यूकेरिया और बैक्टीरिया। यूकेरिया में भी जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जो जेनेटिक सीक्वेंस पाया जाता है वो उनसे डिफरेंट है। रेगुलेटरी फीचर्स वो भी डिफरेंट हैं। तो इस तरह अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पाया जाता है। यहाँ से हमें समझ आती है एक जानदार से दूसरे जानदार में सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन हुई, जेनेटिक्स में चेंज आती रही, नई स्पीशीज बनती रही, सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन है ये। तो ये जो दो टर्मिनोलॉजी है ये आगे सपोर्ट करती हैं। हर टॉपिक जो है वो दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक्ड है।
आप काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो पिछले स्टैंडर्ड्स में पढ़ आए हैं। एसएलओ का मतलब होता है आप जो चीज पहले पढ़ आए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जा रहे हैं, आप वैसे वैसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अब एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपने जो जेनेटिक्स ब्रांच पढ़ी थी 9th में, अब आपने उसे अप्लाई करके बताया है आर्चिया जो है वो डिफरेंट है। सेल बायोलॉजी को अप्लाई किया, आपने बताया है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट है। अब आप एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में आर्चिया के अंदर मैथोजेनेसिस होती है। मैथोजेनेसिस का मतलब है कि उसमें प्रोडक्शन ऑफ मीथेन होती है, मीथेन ही प्रोडक्शन होती है। हालांकि यूकेरिया और बैक्टीरिया में ऐसा कोई मेटाबॉलिक पाथवे मौजूद नहीं है जिसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती हो, लेकिन आर्चिया में हो रही है। इसका मतलब है आर्चिया यूनिक है बैक्टीरिया और यूकेरिया से। बैक्टीरिया है अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होती है, फर्मेंटेशन भी होती है। यूकेरिया में आए कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे है, फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया में होती है उससे ज्यादा पेचीदा होती है। फर्मेंटेशन होती है, लेकिन उसकी फर्मेंटेशन की निस्बत पेचीदा होती है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये यूकेरिया में होती नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए पौधे आज भी बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स हर है प्लांट्स को देता है। प्लांट बराह रास्त कभी भी नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते। तो लिहाजा यहाँ पे भी आर्चिया जो है वो इन दोनों ग्रुप से डिफरेंट है। तो ये 4 लेवल ऐसे हैं जिन पे जाके आर्चिया जो है वो बैक्टीरिया और यूकेरिया से डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें पता चला है आर्चिया हो अब हम मजबूरन अलहदा डोमेन देने के दर्जे पे मजबूर हैं। हमने इसे डोमेन आर्चिया अलहदा कर दिया। हालांकि पहले इन्हीं आर्चिया हो हमने जो डोमेन बैक्टीरिया थी उसी के अंदर प्लेस किया और इन्हें नाम दिया था आर्चियो बैक्टीरिया। अब हम इन्हें अलहदा नाम दे देते हैं आर्चिया। मेजर ग्रुप्स ऑफ अंडर डोमेन आर्चिया, डोमेन आर्चिया है अंदर जो मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्चिया और बैक्टीरिया हैं उन्हें कौन से हैं? पहले है मैथोजेन्स। ये मैथोजेन ऐसे आर्चिया हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन हो, मीथेन ही प्रोडक्शन करते हैं। ये इंतहाई अहम ग्रुप मौजूद है, इसके सिग्निफिकेंस है, अहम है, ये वाइटल रोल प्ले करता है। जब ये मीथेन प्रोड्यूस करता है इसका मतलब है हम सीवरेज जो होता है, जो सीवेज होता है, जो नालों से जो पानी आता है जिसके अंदर जहरीले मादे शामिल होते हैं, खराब पानी होता है, हम उसके ट्रीटमेंट में, उसको सही करने में, उसको फिल्टर करने में मैथोजन बैक्टीरिया, मैथोजन आर्चियो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोडक्शन ऑफ मीथेन करवाता है। मीथेन मतलब प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। मीथेन जो है वो आगे चले चूल्हों में जलती है, तो ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये सिग्निफिकेंस ऑफ मैथोजन आर्चियो बैक्टीरिया है अंडर आता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है। इसके बाद है हेलोबैक्टर। हेलोबैक्टर जो है ये सलाइन इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल जहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा हो। सैलिनिटी मतलब वहाँ पे कलर ज्यादा हो, साल्टी रेंज, वहां पे उस जमीन के अंदर साल्ट ज्यादा पाया जाता हो, ये उस एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर जाता है। थर्मोफाई, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, पहले बात हुई है ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सरवाइव कर जाता है। इससे पहले बैक्टीरिया यूकेरिया जो है वो मर जाते हैं, इन्हें एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। इसका मतलब है ये ग्रुप भी बहुत अहम है। क्यों अहम है? ये तो एक्सट्रीम लेवल पे भी सरवाइव कर जाता है, हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाता है। इसका मतलब है इनमें पाए जाने वाले एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पे जाके
सरवाइव करते हैं। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर पे भी इनमें डीएनए रेप्लिकेशन वाले एंजाइम जो है वो टूटते नहीं है। हाई टेम्परेचर पे भी ये डीएनए रेप्लिकेशन करवा से अपनी मल्टीप्लिकेशन करवा लेता है। बहुत अहम हरूफ है। तो ये हाई लेवल पे भी जो है वो मरता नहीं है। ह्यूमोमर्च्यूटा, ये जो हरूफ है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, नाइट्रोजन साइकिल में अहम रोल अदा करता है। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन हुई जो फिक्सेशन है, असिमिलेशन है, रिलीज है, ये जो है नाइट्रोजन साइकिल में अहम रोल अदा करता है। नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये तीन साइकिल जो है ये एनवायरनमेंट है अंदर इम्पोर्टेंट है। कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा अहम है, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल जो है ये भी इंतहाई अहम है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में अमाइनो एसिड में इस्तेमाल होती है, नाइट्रोजनस बेसिस यानी हेरिडेटरी मटेरियल डीएनए में इस्तेमाल होती है, आरएनए में इस्तेमाल होती है। लिहाजा नाइट्रोजन साइकिल में भी ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा मैथोजन जो है ये बायोगैस प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करते हैं। थर्मोफाई जो हैं ये जो है हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाते हैं। इसके अलावा जो है एसिडियोफिलिस आर्चिया जो हैं ये मेटल जो होती हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन मतलब जो ओर्स होती हैं, जो मादनियात होती हैं, उनसे मेटल एक्सट्रैक्शन जो है, मेटल हो बाहर निकालना, मेटल हो प्योरीफाई करना, मसलन गोल्ड, कोबाल्ट, ऐसी जो मेटल्स होती हैं उन्हीं एक्सट्रैक्शन में एसिडोफिलिस आर्चियोबैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, जो हाईली एसिडिक लेवल पे भी जिंदा रह लेते हैं। इसके अलावा जो चंद ऐसे आर्चियोबैक्टीरिया, मैथोजेनिक आर्चियोबैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन ही इंटेस्टाइन है अंदर रहते हैं, वहां पर मैथेन प्रोड्यूस करवाते हैं। लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे जो है ये गैस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हमारा जो नंबर 2 SLO बेस था उस पे जो है वो पहली डोमेन हमने पढ़ ली थी। इसमें इसने 3 डोमेन पूछी हैं, उन्हें डिस्क्राइब करें। डोमेन आर्चिया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। अभी हमारा SLO नंबर 2 जो है उसमें हमने डोमेन आर्चिया ही डिस्क्रिप्शन कर दी, उसकी एप्लीकेशन बता दी, हमने बता दिया ये यूनिक है भाई इसे अलहदा करो। आगे चल है हम डोमेन बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करें हैं, उसके अंदर बताए हैं कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। इसी तरह हम डोमेन यूकेरिया में पढ़े हैं, लेकिन ये दोनों डोमेन हम लेक्चर नंबर 2 और 3 में पढ़े हैं। हमारे साथ अटैच रहें और हमारे सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। हम नए लेक्चर जो है वो आपके साथ शेयर करें हैं। उतनी देर के लिए स्टे ब्लेस्ड, फी मान अल्लाह।